हेलो दलजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक्स। पानी का जो इशू मुंबई में अभी भी हो रहा है वो कैसे सॉल्व होगा? अमर नगर से लेके हनुमान पाड़ा तक ओके, मीर भाई ने 40 करोड़ रुपए का पाइपलाइन पास करवाया। कब हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा? मुंबई करो को पर्सनल वार्ड्स पे उनका रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा? अभी मेरे को लगता है जिस तरीके से 500 में एक चुना जा रहा है वो भी कोई नगर सेवक से कम नहीं होगा जिसके पास 13 पावर होगी। दैट वुड बी बीजेपी का सेटअप, राइट? अब बचा ही कौन है? इलेक्टेड सेटअप का मैं बात कर रहा हूँ। थोड़े दिन रुकिए तो बहुत सारे खेल चालू होने वाले। आपका क्या मैसेज होगा मुंबई करो की? तुमचा प्रत्येक मत तुमचा देशासाठी आहे। मुंबई पे किसका पर्चम लहराएगा? व्हाट यू थिंक? This video is sponsored by Sukoon Design Studio. Sukoon Design Studio is an interior designing firm to transform your place into sukoon and comfort. With their beautiful design and excellent execution, they bring your dream space to life, ensuring that every corner is filled with sukoon and happiness. And if you're looking to transform your home, then check the details in the description and fill in your information to get the free first time consultation. And now, let's begin the positive talks. हेलो दलजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक्स सेकेंड टाइम। आप दूसरी बार आ रहे हो। पहली बार का पॉडकास्ट एकदम हिट गया। आपकी जो जर्नी थी, आपने जिस तरह से संघर्ष करके आपने लॉयर की डिग्री से लेके पॉलिटिक्स तक की आपकी पूरी जर्नी थी, आपके जो व्यूज थे सब आपने शेयर किए थे। पर आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए क्योंकि हम मुंबई के बारे में बात करने वाले हैं। लोग तरस गए हैं कि बीएमसी मुंबई महानगर पालिका पे कब जाके इलेक्शंस होंगे, कब सारा कॉर्पोरेशन सेटअप होगा, कब क्या होगा। एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट। महाराष्ट्र के इलेक्शंस हो गए, नेशन इलेक्शंस हो गए, पर मुंबई का क्या होगा? देखिए डेमोक्रेसी कंट्री है, राइट? या हर कोई कोर्ट जा सकता है। ऑफ कोर्स। अभी आपको पता है कि एज ए एडवोकेट में मुझे रखना पड़ता है सब चीजें। राइट। तो 25 फैब को ऑर्डर के लिए सब वेट कर रहे हैं ओके। कि क्या फैसला आता है, या 227 सीट्स या 236 सीट। ओके। क्योंकि आपको पता रहेगा कि ओबीसी सीट्स का ऊपर नीचे हुआ है बहुत सारी चीजें। तो वो टोटल डिपेंड इलेक्शंस है ना साहिल, जितना भी इलेक्शंस का जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ डेमोक्रेसी कंट्री वो कोर्ट ही देगी। राइट। उसके बीच में ना ही कोई गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी ना ही कुछ कर पाएगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि कोर्ट से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। पर ये इतना क्यों डिले हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल से यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इशू है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से। सही, ये ऐसे भी बोला जा सकता है जिस तरीके से उबाटा की सरकार थी यूबीटी, तो वो भी आगे आगे खींच रहे होंगे, ये भी तो बोला जा सकता है, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। उनको उनके काम पे भरोसा ही नहीं है। पिछले 25 साल से कौन सी सरकार है? उबाटा की सरकार टीएमसी पे बैठी हुई है। बीएमसी पे अब वो तो नहीं जाएगी। और आपको पता लगा है अपने एशियन मतलब पूरे एशिया में सबसे बड़ा, अगर आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फंड्स, कॉर्पोरेशन ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है महानगर पालिका। तो वो इतने आसानी से और ना ही उनको अपने काम पे भरोसा है। और लोगों ने तो अभी महाराष्ट्र सरकार बनाते हुए आपको दिखा दिया, और अब हारने के बाद उनका चालू हो गया वही ईवी मशीन का। वही हिसाब है बस कि अब कोर्ट फैसला दे एंड वी आर रेडी। हम तो एक स्टेप पे खड़े हुए कि कब आए। हमारे हर कार्यकर्ता, मैंने पहले भी बोला है, ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक हमारा हर कार्यकर्ता रेडी है। सो बेसिकली ये जो नगर सेवक होते हैं, जो कॉर्पोरेटिव होते हैं, इसका असली अर्थ क्या है? मतलब यूजुअली जो नए जनरेशन है उनको लगता है अभी एमपी इलेक्शंस हो गए, वो नेशंस के ऊपर होता है, फिर एमएलए हो गए। सो इतने सारे इलेक्शंस क्यों करने पड़ते हैं? तो इसलिए नगर सेवक बेसिकली क्या क्या सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं? देखिए जिस तरीके से एमपी कंट्री के गवर्नर बनाता है, हाँ, एमएलए स्टेट के बनाते हैं, राइट। उसी तरह जो विधानसभा में हम काम करते हैं वहां पर कहीं 6 कहीं 7 इसी तरीके से बने हुए होते हैं वार्ड वाइज। तो मुलुंड की बात करें खाली, क्योंकि मैं मुलुंड में काम करती हूँ, सही आपको पता है कि मैं मैं मुलुंड में, तो हमारे विधानसभा में 6 वार्ड है। अब वार्ड वाइज क्या होता है, एक नगर सेवक की बेसिक 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
जो एसेंशियल चीजें, जो जरूरतमंद चीजें, जिस तरीके से पानी हो गया, ड्रेनेज हो गया, गार्बेज हो गया, लाइट हो गई, रोड्स हो गए, ये सब एक नगर सेवक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है Right. कि ये प्रॉपर वे में, अगर इसको हम बोलेंगे तो अर्बन के, अगर कोई रूरल एरिया है उसको अर्बन बनाना है। राइट, अच्छा, उनका बेसिक यही है कि हर लोगों तक बेसिक चीजें, गटर की लाइन कहीं ब्लॉक ना हुई हो, कौन सा रास्ता किधर से निकालना है। स्लम में आप देखेंगे तो मैं तो आपको सीधा ही बोलूंगी कि एक नगर सेवक की रिस्पॉन्सिबिलिटी गटर नाले साफ करना, दैट्स इट। जिस तरीके से मोदी जी ने बोला हुआ है कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत के लिए बेसिक नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। राइट, जो कचरा है, जो ड्रेनेज वाली लाइंस है, ये सब क्लीन करना, बेसिक जो अपने वार्ड में लोग हैं उनके एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम्स हो रहा है क्या, कोई स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है क्या, ये सब देखना और ये सब जांचना ही नगर सेवक का काम है। सो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी जब भी इलेक्शंस हो गए, पता नहीं कब हो रहे हैं, बट जब भी इलेक्शंस हो गए तो दलजीत जी नगर सेवक के रूप में इलेक्शंस में खड़ी रहने वाली है। जो भी कार्य करता है ना वो बहुत उत्साहित होता है ये इलेक्शन के लिए, तो मैं तो अपनी तरफ से 500% दूंगी। Okay. बाकी जो भी है वो किस्मत है। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पंत प्रधान मोदी जी से मिलके आई हूँ 15 जनवरी को। तो वो मेरा सौभाग्य बोलिए या वो मेरे काम का फल बोलिए। तो अब मुझे नहीं ऐसा लगता कि जरूरी नहीं है कि नगर पालिका के इलेक्शन में ही खड़े रह के मैं काम कर सकती हूँ। मैं आमदार जी हैं हमारे यहाँ के मीर कोटेचा, जो कि मेरे बड़े भाई भी बोल सकते हैं आप, और उन्होंने हर महिला को सक्षम बनाने की कोशिश करी है और वो हर महिला को अपनी बहन जैसा ट्रीट करते, इसलिए हम उनके साथ बहुत कंफर्टेबली काम कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 नगर सेवक होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 300 बूथ है मुलुंड में। तो 300 नगर सेवक हमारे मुलुंड में रेडी खड़े हुए, जो मीर भाई के नेतृत्व में काम करने के लिए एकदम रेडी। मीर भाई का भी हमने पॉडकास्ट लिया था, उनकी भी जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल थी। सो अभी हम आते हैं कि जब मुंबई बीइंग अ रिचेस्ट कॉर्पोरेशन, बट फिर भी मुंबई में आज इतने प्रॉब्लम्स है, आज तक रोड नहीं बन रहे हैं, पानी नहीं पहुंच रहा। दिस इज मतलब मुझे लगता है कि एक जो यूथ आज मुंबई में पैदा हो रहा है, हमें लगता है कि हम सबसे बड़े सिटी में हैं, आज वो देश को चलाने वाली आर्थिक राजधानी है मुंबई, पर फिर भी यहाँ रोड्स की प्रॉब्लम है, पानी नहीं पहुंच रहा लोगों तक, क्लीनलीनेस की इतनी बड़ी इशू है। हम अगर मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को देखें तो हम गांव सब देखें तो वो ज्यादा क्लीन लगते हैं मुझे मुंबई से, और ये मेरा पर्सनल व्यू भी है और सारे यूथ का व्यू भी है कि इतने साल से क्यों मुंबई नहीं हो रही जब इतना पैसा है मुंबई के पास। मैंने पहले ही बोल दिया साहिल, 25 साल से बैठे हुए हैं, इतना करप्शन, खुद का पूरा ठेकेदार उनके, हर चीज उनकी, कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाता है, कहाँ रोड टिके आप बताइए। और आज की स्थिति आप देखेंगे तो आज की तारीख में पूरे मुंबई, मैं तो बोलूंगी पूरा महाराष्ट्र देवा भाई की नजर के सामने, उनके नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र के रोड सीसी हो रहे हैं, कॉन्क्रीटाइज हो रहे हैं। हाँ जी, तो वो हो रहे हैं। आप पूरे कंट्री की बात करेंगे तो नितिन गडकरी भाई साहब ने जो काम किया है वो आप देखिए। तो जब हमारे हाथ में कुछ आएगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे ना, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। बट फिर भी मतलब अब बेसिकली बीजेपी एंड शिवसेना टुगेदर वेयर द बीएमसी पे रूल कर रहे थे इतने सालों से जो भी है, तो क्यों नहीं कर पाए, मतलब क्यों बीजेपी उनको काम नहीं करवा पाए, कहाँ अटक रहे थे? कहीं अटके होंगे तो ही तो युति टूटी होगी, कहीं कोई काम ऐसा हुआ होगा करके ही वो युति टूटी है ना, कि यहाँ मौका ही नहीं दे रहे होंगे मेयर उनका। और थोड़ी सी बात हुई तो आपने देखा सरकार उन्होंने चेंज कर दी, 2.5 साल की लालच में, पुत्र प्रेम में ये सब चीजें हुई है ना। आज भी जो उनको एमपी के टाइम पे मत मिले हुए, मतलब जो वोटिंग हुई है वो यही बेस पे हुई है कि लोगों ने बाला साहब के बेटे हैं करके दिया हुआ है, अदरवाइज उनके काम के हिसाब से किसी ने वोट नहीं दिया है। आप अगर उनके काम के हिसाब से देखें तो वोट नहीं दिया गया। आप बीएमसी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, यही तो चीज है ना।
सो जब शिवसेना स्प्लिट हो चुकी है, अभी जो ऐसा कहा जाता है कि जो रियल शिवसेना है एकनाथ शिंदे के साथ एक सा है, पर अभी वो जब मुख्यमंत्री थे अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ शिवसेना बीजेपी में इश्यूज दिख रहे हैं कि दोनों, तो नहीं, ऐसा गलत है साई, ये सब चीजें गलत है। ओके आप समझिए ना, अगर ऐसा कुछ होता तो शपथ के टाइम पे आते। आप ये सब चीजें देखिए, सिर्फ ये बोलना है कि अलग है अलग। नैरेटिव बनाया देखिए जा रहा है। हाँ, और परिवार में 4 बंदे साथ में नहीं रह सकते, तो ये तो पार्टी है। और हमारा तो अभी चल रहा है, सदस्य अभियान चल रहा है हमारा, हम बीजेपी का सदस्य अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विल बी द बिगेस्ट फैमिली इन दिस वर्ल्ड, द बिगेस्ट पॉलिटिशियन पार्टी इन दिस वर्ल्ड। पॉलिटिकल पार्टी। तो आप सोचिए, तो एक परिवार में जब 4 बंदों का ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये तो पार्टी है। कुछ मतभेद ऊपर नीचे, पर उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकनाथ भाई साथ में नहीं है, देवा भाई साथ में नहीं है, ये तो साथ में ही हर स्टेज में। इवन अजीत भाई साथ में है अभी। तो आप लोगों को ऐसे पता नहीं, मुझे नहीं समझता कि ये लोग सिर्फ अफवाह, हाँ ऑपोजिशन वाले, राइट, इनको कुछ काम धंधा नहीं है। और सच में हम शिवसेना लेके आए हुए जो मेन हमारी शिवसेना वो हमारे साथ है। जैसे आपने क्या था कि बीजेपी और शिवसेना साथ में काम किए, हमने सिल्लक सेना छोड़ी है। मतलब जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ सिल्लक सेना छूटी है। जो मेन कोर शिवसेना है वो आज भी बीजेपी के साथ है। जो कोर एनसीपी है वो आज भी बीजेपी के साथ है। और हम किसी को भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम पे भी आपको बताया था, अंग समुंदर है। सिर्फ हमारे नेतृत्व में, हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे हिंदुत्व के लिए के जो काम करेगा वही हमारे साथ रहेगा। सो अभी मुंबई का जो रोड के जो इश्यूज है उसको कैसे सॉल्व करने का क्या विजन है, क्योंकि अभी तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, वो सीएम है, तो क्या विजन है अभी आते 5 साल में आप देख लेना। मेट्रो आपने देख चुके हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जब एमपी हमारे मनोज कोटक भाई थे तो उनके हिसाब से क्या तेजी से काम हुआ है ये आपने देखा। 2.5 साल तो जब ये उबाटा वाली सरकार थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ काम रुका रुका के रखे थे। उसके बाद चालू है। अब ये देखिए डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से चल रही है और किस रफ्तार से चल रही है। 5 साल में आपको और पता चल जाएगा। सो जो क्लीनलीनेस का जो इशू होता है, अभी तो 3 साल से हमारे पास नगर सेवक है नहीं, जो क्लीनलीनेस उनका जो मेजर इशू होता है, और आज क्लीनलीनेस ये बहुत बड़ा हाइजीन इशू है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं, और अगर आपका ही मेयर आ जाए बीएमसी में तो उसके बाद क्या होगा? देखिए अभी जो फिलहाल अपन मुलुंड विधानसभा की बात करेंगे तो एक गली का भी काम होता है, या एक रोड का भी काम होता है, या एक शौचालय का भी काम होता है। तो मीर भाई खुद वहां जाके खड़े रह के नारियल फोड़ते हैं। उन्होंने बीएमसी टी वार्ड को दिया गया कि आप जो भी काम करोगे वो मुझे पता रहना चाहिए। उन्होंने छोड़ा नहीं है कि नगर सेवक नहीं है तो मुलुंड में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चल जाएगा और उन लोग कर लेंगे, नहीं, वो खुद वो चीजों का ध्यान रख रहे हैं। और आगे भी मैंने बताया ना आपको कि 300 बूथ प्रमुख हैं, वो 300 बूथ प्रमुख उस चीज का ध्यान रखेंगे और पूरी तरीके से हम लगे पड़े कि बीएमसी इलेक्शन आवे। वो अभी तो हम आमदार और खासदार का फंड भी लगा लगा के काम करवा रहे हैं। छोटे मोटे गली का काम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुलुंड का सबसे बड़ा स्लम 108 मेरा है, मतलब मेरा वार्ड है। तो मेरे वार्ड में मैं आपको बताऊं कि गली का छोटा भी काम होंगे या बिल्डिंग का बड़ा भी काम होंगे, जहाँ की लास्ट टाइम पे नील सोमैया जीते, तो वो टाइम पे भी आपको बताया गया था कि एक एरिया हमारा ऐसा है दैट वाज 5 स्टार, ओके, और एक एरिया ऐसा है जो बहुत स्लम एरिया है, तो हमें दोनों का रख के चलना पड़ता है। पर इस बार हमने ज्यादा ध्यान स्लम पे दिया हुआ है, क्योंकि एरिया ऑल आर एजुकेटेड, तो उन्होंने तो रिसाइकलिंग वगैरह जो भी है वो सब स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा टाइम जाएगा शायद, बट मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगले 5 साल के बाद आपका यूथ जब देखेगा तो दे विल बी प्राउड कि हमने किसको वोट दिए। तो स्लम की बात करें तो स्लम में यूजुअली अभी देखा जा रहा है कि बहुत रीडेवलपमेंट की बातें चल रही है। धारावी जो सबसे बड़ा स्लम है एशिया का, जो सच में तो उसे रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए, पर लोग रोक रहे हैं, जैसे कि ऑपोजिशन हो कि रोक रहे हैं कि नहीं करना है, कोई कम जगह दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं और रोका जा रहा है काम को, तो उस पर आप क्या कहोगे? धारावी के जो स्लम की बात आप करेंगे तो मीर भाई ने ये सांसद में मुद्दा उठाया गया है
कि वहां के लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए मुलुंड में, क्योंकि देखिए वहां का कल्चर और मुलुंड ईस्ट की बात करें पीएपी की, तो वहां पर बहुत मुश्किल है उनका सरवाइव होना, बिकॉज यहाँ पर ब्राह्मण मतलब सब महाराष्ट्रियन ज्यादा रहते हैं, तो दे आर लाइक साइलेंट। ईस्ट आप देखेंगे कंपेयर टू वेस्ट के, ईस्ट इज वेरी साइलेंट जोन। तो वहां पर लाने की जब बात हो रही तो मीर भाई ने सांसद में भी बोला है कि वो नहीं होना चाहिए। मुंबई में और भी बहुत सारी जगह है ना, आप वहां पर दे दीजिए। सो बट ये जो मुलुंड का भी जो रीडेवलपमेंट का जो इशू है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? उन लोगों को अगर आपको कहीं भेजना हो या उस काम करने के टाइम पे जहाँ पे रीशफलिंग किया जाता है, तो उस पे क्या प्लान्स है आप? देखिए सही, ये आमदार खासदार ये सब इनकी बात है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए जब हम ऑफिस में बैठते हैं, कुछ चीजें आती है लोगों की कंप्लेंट्स, तो मीर भाई ने कभी से साइड में किसी से बात नहीं की, जो भी है हमारे अंदर क्लियर बात करते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि मी हा विषय हाऊस मध्ये मांडलाय, त्या हिशोबाने जे काही आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी घेणार आहे, जे काय ते त्यांनी आम्हाला सांगितलं त्या हिशोबाने, आणि एखादा पण म्हणजे एक गरीब भी, एखादा पण माणूस बिना घराशिवाय राहणार नाही। ये उनका है कि रीडेवलपमेंट होगा, बट वो प्रॉपर वे में सामने वाले का पूरा ध्यान रख के ही किया जाएगा। बिकॉज मुंबई इतना ओवर क्राउडेड हो गया है, मतलब बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ये तो फिर कैसे मैनेज होगा? बिकॉज राइट नाउ जो प्रॉपर मुंबई के लोग हैं, दे आर समवट ट्रबल्ड कि इतने लोग आ रहे हैं, इनको कैसे हिलाना है। अभी वही बात है ना साहिल, अगर कुछ कंपनियां, कुछ इंडस्ट्री अपन उठा के यहाँ से सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे की दूरी पे लेके जाते हैं, देन दे स्टार्ट शाउटिंग कि यहाँ की कंपनी उठा के आप गुजरात ले जा रहे हो। तो किया क्या जाए? काम तो सभी को देना है, राइट? यहाँ पर भी काम करने वाले, वहां पर भी काम, जो जिनको काम करना है वो काम करेंगे, वो कहीं भी करें। अगर वहां से उठा के यहाँ लेके आ रहे तो भी तकलीफ है, फिर चिल्लम पुकार चालू जाती है। आमचे मुंबईचे लोक घेऊन झाले, गुजरातला घेऊन चालले, फिर वो वापस स्टार्ट हो जाता है। बराबर। तो वो सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी ना। सो ट्रू। बट जो स्लम में आज रह रहा है, उनके मन में ना कहीं डर है। आई गेस आप क्लैरिफिकेशन अच्छे से देगी तो शायद उनका वो डर भी कम हो जाएगा, कि उनके अंदर डर है कि हमें घर नहीं मिलेगा, हमें शायद कहीं उठा के कहीं डाल देंगे, और फिर हमें वापस हमारे जो मेन मुलुंड हो या धारावी हो, कहीं पे भी जहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है, हमें हमारी जगह पे वापस नहीं लाया जाएगा, हमें कहीं ना कहीं कोने में या पनवेल हो गया या विरार हो गया, कहीं ना कहीं डाल देंगे। सो अगर ये नैरेटिव को आप कैसे जवाब दोगे? हमारे यहाँ फॉरेस्ट जोन के अंदर राइट, आपका 1900 लोगों के झोपड़े आए हुए हैं। 1900 जिनके लिए मीर भाई ने हाउस में बोला है, और वो लड़ रहे हैं वो चीज के लिए। और मीर भाई ने कम से कम हजारों के बीच में लोगों को बोला है, जब तक मैं की नहीं दूंगा मुलुंड के मुलुंड वासियों को, मैं एक भी झोपड़ा टूटने नहीं दूंगा। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए प्रूफ? ग्रेट। ये हो गया फॉरेस्ट वालों का। दूसरा स्लम वालों के, देखिए सही, बहुत सारे बिल्डर्स आ रहे हैं। ओके। कुछ आ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ फ्रॉड है, कुछ सही है, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट छोड़ा है लोगों को कि आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है। ओके। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें MIDC में जाना है, तो वो MIDC में जा सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट बिल्डर को देना है, जैसे मैं भी आपको मेरे यहाँ का बता देती हूँ, हमारे सामने जो स्लम है 4000 झोपड़े, तो वहाँ 2 बिल्डर आए हुए, एक सुगी आया है, एक सुधांशु आया है, ठीक है। ये दोनों पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं और दोनों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। अच्छा। अब जो केस फाइट कर रहा है वो जीतेगा, वो हिसाब से उनको दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही किया जाएगा, बट कुछ प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जा रहा है और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब प्रॉब्लम इज दैट ओनली कि प्राइवेट सेक्टर जब जाता है सब लोगों का होल्ड निकल जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे मीर कोटेचा जी है या जो भी आपके जो लीडर्स है, वो लोगों को वो गारंटी दे सकते हैं या उनको वो बैकिंग दे सकते हैं कि नहीं आपको घर मिलेगा कोई प्रॉब्लम हुई तो? देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर गलतियां भी क्या की पता है साहिल, जैसे हमारा राहुल नगर है, वहां पर क्या हुआ है, लोगों को ऑलरेडी घर मिल चुके हैं 2007-8 में,
बट उन्होंने वापस रिपेयर बनाए हुए हैं, वो Okay. स्ट्रक्चर वापस खड़ा किया है और आज वो बोल रहे हैं कि वो घर के बदले वापस कर दो। ऑलरेडी उनको चांदीवली में भेज दिया गया है। अच्छा। जब हमारे सरदार तारा सिंह जी थे, हमारे किरीट भाई थे, उन्होंने वो सब जो स्लम वाले लोग थे, जो वहां के रहवासी थे, उनको ऑलरेडी वहां भेज चुके, बट वो फिर आके बसे हुए। फिर भी मीर भाई ने बोला जो झोपड़े 2011 के पहले बने हुए वो झोपड़े को देने का काम वो पूरा करेंगे। ओके। बट प्राइवेट बिल्डर्स का साहिल हम कुछ नहीं बोल सकते। बट कहीं ना कहीं उनको भी पकड़ में रखना चाहिए, राइट? बिकॉज अब लोगों के घर का सवाल है ये, बेघर हो गए तो अब क्या एक होगा? घर का अगर आप 4 घर बना के बोलोगे चाहिए तो साहिल कौन देगा? दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये होता है अंदर स्लम का मैं आपको बता रही हूँ ना साहिल, मुझे यहाँ पर 25 साल हो गए। अभी 25 तारीख को मुझे पूरे 25 साल हो जाएंगे ओके। ये एरिया में आके। तो मैंने तो ये एरिया पूरा देखा हुआ है, मुझे हर एक गली पता है। तो लोगों को भी मैंने देखा है कि एक घर से 2 घर किस तरीके से बने, एक के ऊपर एक लगा के फिर उतना। साहिल एक के ऊपर एक लगाना इज अलग थिंग। अच्छा, ओके, वो अलग होता है। एक के 2 दरवाजे बनाते हुए देखा है। अच्छा। हाँ। बीच में दीवार डाल के एक के 2। अब इसमें लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं की आमचं कुटुंब मोठा झालं तर आम्हाला मोठा घर पाहिजे, आम्हाला 2 घर पाहिजे। ऐसा नहीं हो सकता साहिल। अगर आपके डैडी ने 1 BHK लिया है तो आपको 1 BHK ही मिलेगा। आप बोलोगे क्या कि मेरा भाई बड़ा हो गया अब उसको दीजिए, सो ट्रू। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जैसे आपने 25 साल की बात की, सो ये 25 साल जैसे हमने पहले के पॉडकास्ट में भी जाना है कि आपकी जो स्ट्रगल वाली पीरियड थी, सो मैं जानना चाहता हूँ कि वो स्ट्रगल पीरियड से ना आज आपके मुलुंड के रहवासी जो भी पॉडकास्ट देखेगा वो किस तरह से उसको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए? 0 से ऊपर आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप 100 हो जाते हो ना तो 1000 होना बहुत इजी होता है। तो जो आपकी इनिशियल स्टेज रहेगा ना उसमें खाली दिन रात आप मेहनत कर लो और उसके बाद आपको पीछे कोई नहीं डाल सकता। अच्छा। और आपकी ईमानदारी, अगर आप में कोई इच्छा है तो आपको थकना नहीं है, आपको वहां तक पहुंचना ही है। ग्रेट। मैं यूथ को भी यही बात बोलूंगी, 5 साल अपनी जिंदगी के सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक काम करो, देखिए आपको कोई पीछे हटा सकता है क्या? फिर वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मजबूरी में चुनी हो या वो आपकी चॉइस की हो, जो भी हो, बट आप 5 साल अपने दे दो, आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ट्रू मैम। आपने जो स्टार्ट में कहा कि जो इनिशियल स्टेज होती है जिसमें हम भी आज है, हम ऐसे यूथ वी आर वर्किंग टू बिकम अ गुड पॉडकास्टर, लोगों की बातें आपके सामने रख पाए जिससे कि आप भी जवाब दे सके। सो ये मेरा भी एक थॉट प्रोसेस है कि लोगों को मेहनत करना चाहिए। वो इनिशियल स्टेज में जो टाइम है, जो क्रिएटिविटी है, हमें आज 2 चीज़ करनी पड़ती है। आपने जैसे कहा मजबूरी और बाय चॉइस। मजबूरी होती है हमारी जॉब में लेके चलना पड़ता है, और बाय चॉइस हम हमारी क्रिएटिविटी से क्या अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं देश में, क्या दुनिया में, वो हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या पता है साइज, जो आपके यूथ वाले अभी मैंने देखा है, मतलब मैं यूथ में भी बहुत रहती हूँ क्योंकि मैंने 10 साल छोटे बच्चों के साथ BMS किया हुआ है। ओके। तो मैंने आज का प्रॉब्लम देखा हुआ है, क्या पता, अगर आपके पास iPhone 16 आ गया है तो आपने ये नहीं देखा कि लाख रुपए मेरी सैलरी है पर मुझे EMI पे 20,000 रुपए डाल के वो आईफोन लेना है। बट मैं आपको सच बोलूं, मैं खुद एक बिजनेस वुमन हूँ। जो जगह पे आप बैठे हैं ना, ये राइट साइड में आप देखेंगे तो मेरा स्लम में, और ये लेफ्ट साइड में पिरामल की बिल्डिंग देखेंगे तो 34 फ्लोर पे मेरा 3 BHK घर है। हम बीच में सेंटर में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में एक ही चीज सीखी है, जो आप कमाते हो सिर्फ उसका 20% आपको खर्चा करना है। Say that 80% tomorrow, that 80% is going to multiply by 200% for you. ये मेरा लॉजिक है। So great. और मैं सीरियसली बोलती हूँ, आप लोगों के पास तो इतने सारे चीजें, इतने सारे टूल्स पड़े हैं, आपको YouTube से स्टॉक सीखने मिल रहा है, आपको बिजनेस रोड पे करने के लिए मिल रहा है। हमारे टाइम पे कैसा था कि सर पे चुन्नी लेनी है और घर से निकलना है। उसमें भी देखना है कि बच्चे छोटे, उनको देखना है, सास की बात सुननी है, फिर हम लोग कौन से रिलीजन से हमको वो देख के चलना है। बट यूथ को तो आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोशल मीडिया तो धूम लोगों की सपोर्ट कर रहा है। मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को सच में, जो आप लोग जॉब कर रहे हैं, मुझे कोई बच्चा बोलता है ना कि अर्निंग 30,000
मैं जा रहा हूँ दीदी 7 बजे, मैं सुबह 5 बजे आ रहा हूँ, तो मुझे बुरा लगता है उसके लिए कि तू पूरी रात किसके लिए काम कर रहा है? फॉरेन कंट्री के लिए तू बीपीओ में काम कर रहा है, तू कॉल कर रहा है, क्यों? ये वी आर मुंबई, मतलब इंडियंस, राइट। हमारी स्किल्स लोग बेच रहे हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दूसरों का काम कर रहे हैं। सो ट्रू, बिकॉज इंडिया आज एंटरप्रेन्योरशिप में मोदी जी ने जिस तरह से डायरेक्शन दी है, एंटरप्रेन्योरशिप में वी आर बिकमिंग द बिगेस्ट कंट्री टुडे। यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है कि दुनिया आज हमारे हिंदुस्तान में आके बिजनेस करना चाहती है। सो आई थिंक यूथ को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बहुत ज्यादा। मैं भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटी से आज मेहनत करनी है, कल भी करनी है, मेहनत कभी कम नहीं होने वाली। पर मुझे लगता है कि जो क्रिएटिविटी के साथ अगर हम काम करें और कोई विजन के साथ काम करें तो जरूर उसको एक दिशा भी मिलेगी, वो पूरा भी होगा। विजन ना साहिल, पहले छोटे छोटे रखो। डेफिनेटली। जैसे जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी 2002 में, तो मैंने 2006 में 1 BHK फ्लैट लिया था खारघर में। मैंने ये नहीं सोचा कि खारघर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, बट मैंने क्या सोचा कि छोटी अमाउंट में कम से कम एक 1 BHK तो लूं। उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए, आज वही खारघर हमको कितना अप्रिशिएशन दिया। आज वही फ्लैट जो हमने 7 लाख का लिया था, आज 60 दे रहे हैं। वाह। तो वो बड़ा ही है ना, राइट। 1000% बड़ा है। कैन यू बिलीव? अगर वही मैं यहाँ पर डालती, मुलुंड में डालती, तो नहीं पॉसिबल होता। राइट। तो जब आप दिमाग से कोई चीज करते हो यहाँ ना, पे तो मिलता ही नहीं उतना, मतलब जिस अमाउंट में अपने आपको खारघर में तब मिल रहा था, यहाँ तो रियल सही। मुझे एस्टेट। और मुझे एक बताते हुए खुशी होती तुमको कि मेरे साइड बिजनेस बहुत सारे हैं। मतलब मैं बहुत यंगस्टर्स को लेके चलती हूँ। राइट। तो अभी आपको बताती हूँ, जिस तरीके से मैं बैठती हूँ उनके साथ और मैं सुनती हूँ, खपोली, पनवेल, जिस तरीके से बॉम्बे था, न्यू बॉम्बे, अब थर्ड आ रहे हैं, थर्ड मुंबई आ रहा है। थर्ड मुंबई आ रहा है। यस। आपको 1 BHK फ्लैट कितने में आ रहा है वहाँ? 44 lakhs में, 40 lakhs में। बट लोगों का वही है, इतना दूर जाए कौन? अरे पहले परचेज करके रख तो लो। वहाँ पे तभी एयरपोर्ट भी शुरू हो रहा है, हमारा कोस्टल रोड चालू हो गया है वहाँ पे, वहाँ से अटल से सेतु चालू हो गया है। सो ट्रैवलिंग भी अभी कमजोर इजी हो गई है। तो दैट इज व्हाट थर्ड मुंबई का जो प्लान चल रहा है, वो थर्ड मुंबई बन रहा है अभी हमारा। सो बेसिकली आप, मुझे लगता है कि यू आर सच एन यूथ मोटिवेटर। आपका जो जर्नी रही है, कि मैं जब भी आपके साथ पॉडकास्ट कर, जैसे आपने कहा छोटे छोटे विजन रखना है, आपको मेरी जर्नी बहुत अच्छे से पता है। यू आर द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू कम ऑन माई पॉडकास्ट। उसके बाद MLA हो, MP हो, लाइन लग गई है। सही हुई तो। और आप मुझे पॉलिटिशियन नहीं बोल सकते, आप मुझे एक कार्यकर्ता बोल सकते हो। राइट। एक कार्यकर्ता से आपने स्टार्ट किया है, ऑटोमेटिक रास्ते खुले। आप घर से निकलोगे ही नहीं, आप लोगों से मिलोगे ही नहीं, तो कैसे आपका रास्ता खुलेगा? अगर आप सोचो मैं बाहर निकलती नहीं, मैं लोगों से मिलती नहीं, लोगों की तकलीफ नहीं जानती, मैं पढ़ाई नहीं करती और वो पढ़ाई में कहीं यूज नहीं करती, तो आज मैं आपके सामने बैठी होती? नॉट नेवर। तो अभी समझो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका जो वार्ड है, उसके यूथ के लिए क्या प्लान्स है? किस तरह से उनको स्पोर्ट्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू आप उनको किस तरह से नर्चर करने वाले हैं? सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। स्पोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे आमदार भाई मीर कोटेचा जी के सेशन चल रहे हैं अभी। हाँ, मैंने देखा। यस। होम मिनिस्टर, हमारे यहाँ बैडमिंटन हुआ, हमारे यहाँ क्रिकेट हुआ, हमारे यहाँ कैरम हुआ। कल 9 तारीख है, 9 Feb, सुबह 6 बजे हमारा मैराथन है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मतलब आप सोचिए कल कम से कम 2000 पब्लिक भागेगी। फुटबॉल मैच हुए जिसमें कि स्कूल के 38 टीम्स में पार्टिसिपेट किया है, ओपन में 18 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप सोचो, तो यूथ को तो यही बताया जा रहा है ना कि आप कर सकते हो स्पोर्ट्स। पहले आप सोचिए साहिल, अब बोलना मतलब ऐसा हो जाएगा कि मैं सब अपोजिशन के बारे में बता रही हूँ। सोचिए हम लोग एक मेडल गोल्ड या सिल्वर नहीं ला सकते थे, अभी आप ओलंपिक में देखिए कम से कम हंस के तो आते हैं। बहुत ज्यादा इंडिया मेडल्स में जीतने लग गया है, या बहुत ज्यादा करीब पहुंचने लग गया है, क्योंकि हमें गुलाम जैसे बना के रखा था, हमें गुलाम जैसे ही बना के रखा था। बट फिर भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इंडिया में कहीं ना कहीं करप्शन है, और उस वजह से हम तो अभी भी पीछे खींचे जा रहे हैं। सो उस पे काम कैसे हो रहा है? हर चीज के लिए थोड़ा वक्त जाएगा। आप एकदम से सब करप्ट बंदों को निकाल भी नहीं पाओगे ना।
जिस तरीके से चावल में काले दाने होते हैं तो एक एक निकालना पड़ता है ना, निकालने पड़ते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, वो एक एक Patience- सब निकलेंगे। Patience is पेशेंस the key to success. हम लोगों ने 70 साल उनको दिए ना, अब तो ये 15 साल 10 आगे साल हो देखिए, गए, और 5 अभी तो 10 ही साल कंप्लीट हुआ है, राइट। उसमें भी इन्होंने कितना कुछ किया है। साहिल, आपको पता है मेरी डिग्री कितनी है? मैंने 10th की थी 99 में, बहुत समय जब पैदा होता था, जब, और उसके बाद मैंने 2009 में 12th दी है। 2009 में। 9 ओके। में फिर मेरा कंटिन्यू स्टडीज था, बीएमएस किया, बीएड की, एलएलबी की, फिर चाणक्य नीति की डॉक्टर राधाकृष्ण के जी के साथ में। पर मैंने कभी वक्त बोर्ड के बारे में सुना ही नहीं था। मतलब ये चीज क्यों हमसे छुपाई गई? राइट। देखिए, कोई तो सब्जेक्ट में होना चाहिए। पूरे लॉ में मैंने वक्त बोर्ड के बारे में कहीं नहीं पढ़ा है। 3 साल की आप बुक्स ले लीजिए, क्यों नहीं है उसमें? मैरिज एक्ट जिस तरीके से होती है कि हमारे पास 4 मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम है मैरिज एक्ट है, पारसी है और कैथलिक है, ठीक है? तो वैसे ही वक्त बोर्ड के बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? राइट। आपने सुना था? मैंने नहीं सुना है, मैंने अब सुना है 3 साल पहले। सो ट्रू। ये अभी उठा हुआ मुद्दा है। ये अभी उठा हुआ, ये अभी अपने को पता चल रहा है कि रेलवे से भी ज्यादा अगर कोई जगह है तो वो वक्त बोर्ड के पास है। बोर्ड के पास है, कहीं पे भी जाके किसी भी लैंड पे वो क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, सही, हम यहाँ पर रिलीजन हिसाब से नहीं देख रहे, ठीक है? हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल। हम सिंपल बात बताएंगे। अगर 2 जन का झगड़ा होता है तो 2 जन कहाँ जाएंगे? जैसे अभी आपका और मेरा झगड़ा हुआ, कोर्ट में, तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए। अब कोर्ट में जज भी उनके बैठे हैं, तो फैसला कौन करेगा? ओके। कोई तो वो बोर्ड में हिंदू होना चाहिए जो हमारे लिए बोले, या कोई सिख के लिए बोले, या कोई कैथलिक के लिए बोले, या कोई पारसी के लिए बोले। वक्त बोर्ड की बात करो, जो कमेटी में होते हैं, जो कमेटी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनमें कोई एक तो होए, कोई एक तो हो जो हिंदू हो, राइट, या कोई एक तो जो सिख औरत हो या सिख आदमी हो, पर उन्हीं के लोग, और वो उन्हीं के लिए हमारे देश में हमको ही खड़े रखे हमारी जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। What is this? So that is, I think, democracy जब बोलते हैं तो यहाँ This is not democracy. This is not democracy. ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी में आपको ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए, आपको एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें बतानी चाहिए। आपने क्यों नहीं बताया? राइट, आपने ये चीजें बताई ही नहीं है। मुझे गर्व है महाराष्ट्र पर कि मुझे आज पता है कि छत्रपति शिवाजी के बारे में मैंने कुछ तो पढ़ा है, मुझे कुछ तो पता है, पर वेयर इज हमारे गोविंद सिंह जी? उन्होंने जो हिंदुत्व के लिए किया वो नहीं बताया गया। हम चिल्ड्रंस डे मना रहे, ठीक है, बर्थडे है, बट चिल्ड्रंस डे क्यों? मोदी जी ने अभी वो चिल्ड्रंस डे पे भी गोविंद जी, हाँ जी, हम वो कर रहे हैं, हम चेंज हुआ है। सो ट्रू। तो ये अवेयरनेस की बात है। मुझे लगता है कि ये वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, ये लोगों को नहीं पता है क्योंकि छुपाया गया, क्योंकि इसका जो इसका सिस्टम चला है 2013 के पहले, जैसे शायद पता चला या सरकार बदल रही है, आई डोंट नो, 2013 में उन्हें इतनी पावर्स दी गई थी कि आज वो किसी भी घर को जाके क्लेम कर सकते हैं, एंड दे कैन नॉट गो इनटू द कोर्ट एज वेल। कोर्ट को भी रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे। अब जाके वो मुद्दा संसद पे उठाया गया है, उसके लिए अभी जो एक कमेटी बनाई गई है पूरी पार्लियामेंट की। सो आई थिंक वहां पे जो ऑपोजिशन भी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ऑपोजिशन लीजिए, आज ही आपको फैसला आ गया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया, आज आम आदमी पार्टी भी डूब गई। अच्छे भले चल रहे थे ना केजरीवाल जी, अच्छे भले चल रहे थे, उनको दिखा दिया, जनता ने दिखा दिया है कि ये देश हमारा है, ये देश हिंदुत्व का है, ये देश सनातनी है। आप कैसे बोल सकते हो चीज? बट कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को भी ये समझना चाहिए कि ये जो वक्फ बोर्ड का है ना, अभी इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है, यूथ को भी पता है। सो इलॉजिकली उसको विरोध करना, इट विल गिव देम अ बैकलैश। मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली लगता है ना कि मुद्दों पे आवाज उठानी चाहिए जो गलत हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, पर ये जो सारे जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, ये लॉजिकली जो इंडिया की लैंड है, हिंदुस्तान की लैंड है, आप कैसे किसी रिलीजियस वे में उसे बांट सकते हो? दिस इज सो रॉन्ग। इसीलिए आपने सुना है या नहीं पता नहीं मुझे, कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज आप हिंदू हैं, मैं सिख हूँ, ठीक है, पर हूँ तो मैं भी हिंदू ना। This is मैं the भी start. It is said that this is the start.
दिस इज द स्टार्ट। अभी तो 10 साल हुए सही, ये 11वां साल है। अब आगे आगे देखो क्या होगा। क्यों हम किसी के बोर्ड के हिसाब से अपनी जमीनें उन्हें दे? हम नहीं देंगे। राइट। जो आपकी है वो आपकी है। अब नया सिस्टम चालू कर दिया गया यूपी में, हर इंसान अपना सरनेम चेंज कर रहा है। क्यों? आपको ये बात पता है? नहीं, इवन दिस इज सेंसिटिव। यादव सरनेम रखा जा रहा है, ओके शुक्ला सरनेम रखा जा रहा है, सरनेम चेंज कर रहे हैं लोग ओके। अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। अच्छा, मैं ये मुद्दा पता नहीं है। व्हाट इज दिस बेसिकली? बेसिकली ये क्या हो रहा है कि जैसे ही बात निकली, आपको पता रहेगा योगी जी, हमारे बुलडोजर बाबा जी, हाँ उन्होंने जैसे जैसे निकालना स्टार्ट किया हाँ कि अनलीगल वे में सब चीजें बनी हुई है, हाँ। तो उन्होंने अपने सरनेम चेंज कर लिए कि ये हम तो हिंदू हैं, ओके। हम हिंदू हैं, हम सिर्फ मुस्लिम्स को पालन करते हैं। देखिए, इस्लाम ने किसी के बारे में गलत नहीं बोला है, लेकिन जो लोग थे इसके पहले जो हमारे देश पे राज कर रहे थे, उन्होंने ये गलत चीजें बताई गई है। ओके। उन्होंने ये गलत तरीके से दिखाया गया है। कि Otherwise, माइनॉरिटीज में रहोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, दिस इज द मेन पॉइंट। एग्जैक्टली। अगर आप अपने आप को माइनॉरिटी करोगे तो आपको सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको सब। माइनॉरिटी की बात होती नहीं। अभी मैं भी माइनर हूँ, मैं भी माइनॉरिटी में आ रही हूँ ना, सिख सीखो। यस। और हमें टैक्स भरना है बिकॉज वी आर अर्निंग। या राइट। तो आप आपका पर्सनल लॉ कैसे लगा सकते हो? तो लॉ तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इनकम टैक्स भर रही हूँ तो आप भी इनकम टैक्स भर रहे हो। मैं माइनॉरिटी में हूँ, अगर मैं कहीं बेनिफिट ले रही हूँ तो आप भी लीजिए। राइट। मैं भी तो उसी में। तो टैक्स हम नहीं भरेंगे, ये तो गलत है। गलत है। हमने कभी मांगा नहीं ना कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हमको सब्सिडी दे दीजिए, पर उन्होंने तो मांगा है। क्यों? तो आप एटलीस्ट अपने जो धर्म के लिए जा रहे हो तो उसमें आप क्यों दूसरों के पैसे यूज कर रहे हो? ऑफ कोर्स। हमारा टैक्स का पैसा क्यों किसी के धर्म की यात्रा के लिए करना चाहिए? दिस इज रॉन्ग। दिस इज टोटली रॉन्ग। या बट ये बोले कौन? जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के बारे में अभी पता चला, अभी बहुत सारी चीजें आएगी। अब पर्सनल लॉ के बारे में पता चल रहा है ना कि इन लोग टैक्स नहीं भरना चाहते हैं, लेना इनको सब बेनिफिट्स है, तो टैक्स क्यों नहीं भरेंगे? देखिए साहिल ना, हर जगह पे इक्वल लोग नहीं हो सकते। कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ और नीचे हैं, पर नीयत सबकी एक होनी चाहिए कि देश हमारा आगे बढ़े। माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें सही ढंग से अपने देश को आगे लेके जाना है। राइट। अभी आप बताइए, नेशनल एंथम हम खड़े होके गाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम बोलने में, भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो माइनॉरिटी में हूँ। हमें भी बोला गया ग्रंथ साहब के आगे खाली झुकना है, पर जहाँ आए देश की बातें तो हम तो सबसे आगे हैं। सिख ने तो हमेशा देश के लिए सबसे आगे खड़े होके लड़ा है उन्होंने। सो दैट इज सो ट्रू। पर अभी इसी बात में when it is about you're talking about Muslims or minorities basically, तो ये उनसे आरोप किया जाता है कि अब महाकुंभ हो रहा है, तो महाकुंभ में भी तो पैसे लगाए जा रहे हैं। सो उसमें ये क्यों? हाँ, महाकुंभ में लगाए जा रहे पैसे, पर आप ये भी तो देखिए ना कि हमारा ये महाकुंभ 144 इयर्स के बाद आया है। आपको हज के लिए हर साल सब्सिडी मिल रही है, और हम तो 144 इयर्स के बाद आ रहे हैं ना। तो वो जो है महाकुंभ में आप देखिए क्या हुआ यूपी में ये बोला गया कि यूपी की जब एमपी की सीटें गई कि अयोध्या में मंदिर बना दिया गया है, उनके आजू बाजू वालों की जगह ले ली गई है, पर हमारे लोगों ने कहीं दंगा फसाद नहीं किया है। 500 साल की लड़ाई हमने बहुत प्यार से लड़ी हुई है। देखिए, कोई हमारे हिंदुओं ने दंगा नहीं किया कि हमको नहीं मिला, रोए हैं भले, पर उनको उसके जगह पे दूसरी जगह दिया गया। जिस तरीके से आपने मुझे बोला कि इस्लाम वालों को अपना घर देते टाइम पे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हुई कि कहाँ जाएंगे, तो वैसे उनको भी हुई। पर सोशल मीडिया में क्या क्या दिखाया गया, आज आप देखो, वहां पर जाके आप देखिए, वहां पर कितने करोड़ों के हिसाब से लोग आ रहे हैं। हर बंदा अगर 1 रुपया भी किसी को देखता है तो करोड़ों के हिसाब से कितने लोगों के बिजनेस हुए हैं, कितना। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको यकीन होगा, मैं खुद महाकुंभ गई थी, मुझे जहां पर किसी ने 200 रुपया बोला ना तो मैंने दिया है, और रीजन एक ही था उसमें कि ये हिंदू भाई किसी और के यहाँ जाके धंधा नहीं कर सकता है। आपने बागेश्वर बाबा जी की बात सुनी होगी, इज एब्सोल्युटली राइट। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?
क्या हमारे हिंदू भाइयों को आप आपके मस्जिद के बाहर गाड़ियां लगाने देते हो, धंधा करने देते हो? क्या चर्च के बाहर हम कैंडल्स बेच रहे हैं? नहीं। तो हम हमारे महाकुंभ में जाके करेंगे ना बिजनेस, क्यों नहीं करें? सो बेसिकली ये जो पैसे लगाए जा रहे हैं इससे डबल वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट, एग्जैक्टली वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। जैसे आपने अयोध्या की बात की, तो अयोध्या तो आज इतना वहाँ के लोगों को बिजनेस मिल रहा है, इतने लोग वहाँ पे आ रहे हैं। बनारस, अयोध्या, और ये सब बनारस। लोग, मतलब मैं आपको खुद बता रही हूँ कि, और मैं आपको और एक चीज बताती हूँ साहिल, मुझे बताती हूँ इतनी खुशी हो रही कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किए हुए हैं। Okay. जब मेरी जर्नी हो रही थी वहां पर, तो मैंने सब जगह पे लोकल बसों में मैं गई हूँ। ओके। ये वजह से नहीं कि मुझे पैसे कटौती करनी थी, ये देखने के लिए कि मैं जो सरकार के साथ काम कर रही हूँ, जिनको मैं अपने जिंदगी के 8 घंटा देती हूँ, वो सरकार सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। Right. तो मैंने देखा कि बराबर मुझे बसें मिली है। काशी जाने के लिए मैंने बस ली है, अयोध्या जाने के लिए मैंने, और मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही, जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल में नो वीआईपी, सेम अयोध्या में साहिल नो वीआईपी। आपको नॉर्मल लोगों के साथ जाना है, आपको नॉर्मल मत्था टेकना और आपको बाहर निकलना है। Oh wow. मुझे इतनी खुशी हो रही थी वो देख के कि हम लाइन में खड़े एकदम सिस्टमेटिकली, नो धक्कम धुक्का, नथिंग, कुछ नहीं था वहां पर। Great. हम काशी गए, काशी में इतनी लंबी लाइन लगी, एकदम लोग सिस्टमेटिकली जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सब प्रॉपर वे में हो रहा है। महाकुंभ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्योंकि ये बहुत 144 इयर्स, मतलब 12 साल के जो महाकुंभ पूर्ण कुंभ होता है, वो 12 करके 144 इयर्स के बाद आया। देखिए, अगर महाकुंभ में अगर कोई जा रहा है ना, आप जाके हैं? नहीं, मैं नहीं जा पाया। तो मैं तो ये बोलूंगी नसीब। मतलब मैंने ऐसा सोचा, 18 तारीख को और 19 तारीख को रात की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गई हूँ। और मैंने ये नहीं देखा कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बेटा आ रहा है, नहीं। मेरे 2 फ्रेंड्स पकड़े मैंने, फ्लाइट किया, गए। सुबह 5 बजे हम लोग दर्शन लिया, फटाफट स्नान किया हमने। Okay. 7 बजे तक हम लोग फ्री थे। Oh wow. मतलब संगम का वो नजारा मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कि लोग दिया लेके भी बैठे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हो कि चोर, अभी आ रही वीडियोस मैंने देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कभी ऐसा बोला नहीं गया कि फोन संभालो। या मैंने तो खुद ने मेरे 2 फोन रखे थे, पर एक फोन भी नहीं गया, ना ही रुका गया। Okay. आपके अगर बीबी भी सोचेंगे ना आपके वहां जाके गुम जाए, तो भी वहां यूपी सरकार आपको 2 बीबी ला के दे देगी वहां पर ढूंढ ढांड की। सीरियसली, इतना मतलब अच्छी तरीके से सिक्योरिटी की गई है, हर जगह पे हर चीज प्रॉपर है। एक मुद्दा चाहिए था, एक भगदड़ हुई है, जिसके बदले इतना कुछ बोला जा रहा है, इतना कुछ करा जा रहा है। ये तो नॉर्मल है। कहीं ना कहीं आपको लगता है सोशल मीडिया जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है? बिकॉज ये जो आपने कहा भगदड़ हुई है, दैट वाज वन इंसिडेंस, डेफिनेटली गलत हुआ है जो भी हुआ है। थोड़ी सी सिक्योरिटी ऊपर नीचे, या लोग शायद कहीं ना कहीं वो इरिटेशन में हो, या बहुत जगह है इरिटेशन में नहीं। अगर आपके सोशल मीडिया में एक वीडियो आया है, मैंने देखा हुआ है, ओके, बाम्बू लगाए हुए हैं कि यहाँ से नहीं जाना है, और बंदा अपने बच्चे को लेके जम मार रहा है। सिस्टम तोड़ रहा हो, तो ये क्या है? ऑफ कोर्स गलत है। अगर आपको बोला गया है रेल की पटरी यहाँ से क्रॉस नहीं करनी, और आप क्रॉस हो रहे हो, रेल आ गई, तो इसमें गलती किसकी है? रेल वाले की गलती है, क्रॉस करने वाले की। एग्जैक्टली। तो जब आपको पता है, और इतने दिन का था ना, जब आपको पता है शाही स्नान है जिस दिन, आपको उसी दिन क्यों जाना है? आपके छोटे बच्चों को लेके उसी दिन क्यों जाना है? जब आपको ये बात पता है कि इतने सालों बाद हमारे संत साधु नागा बाबा सब आने वाले हैं, तो उस वो टाइम अपने लिए नहीं है। वी आर फैमिलिज्म वाले लोग हैं, हम फैमिली के साथ चलने वाले लोग हैं। हम जो साधु लोग, सन्यासी लोग हैं, हम उनके टाइप नहीं है। उन्होंने हम संसारिक जीवन में है। अब आप उनमें बोलेंगे कि मैं शाही स्नान करने जाऊं, तो वो पॉसिबल ही कहीं ना कहीं। देखिए, ये 9 ग्रह है, ये ग्रह बहुत काम आते हैं। राइट। वो ग्रह मैच होना भी तो ही तो आया ना कुंभ। ये ग्रहों का ही खेल है सब। मुझे इतना उसमें नॉलेज नहीं है, बट मैं ये जानती हूँ जब बहुत सही था, शाही स्नान होता है, वो टाइम पे हमें नहीं जाना चाहिए। ओके। दैट वाज ओनली टाइम फॉर साधु एंड संत, जिन्होंने सबको छोड़ के सिर्फ ऊपर वाले के लिए बैठे हुए।
सो ये जो जब दो नेशनलिस्ट चीजें बात करते हैं तो हम मुंबई से पूरे देश की तरफ ही चले गए वापस, बट हम वापस मुंबई में आते हैं। जो बातें अभी जो वुमेन्स के लिए आपने कही कि वुमेन आप खुद ने अपनी इतनी मेहनत की है, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की चीज है उसके लिए आज आप जमीनी स्तर पे क्या कर रहे हो, या समझो एट द एंड यही बात होगी कि जब बीएमसी में आपका परचम लहराएगा तो तब क्या होगा, तब क्या किया जाएगा? मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, बीएमसी टिकट मिले या ना मिले Okay. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, और बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने 1200 फॉर्म लाड़की बहन के भरे थे मेरे वार्ड से, जिसके 730 फॉर्म के पैसे मैंने 76 लाख रुपीस मैं लेके आ गई हूँ गवर्नमेंट से। मेरी एक एक औरत को 10,500 10,000 रुपए उनके अकाउंट में आ चुका है, ओके क्योंकि स्लम बड़ा है, लोगों की जरूरत है। और आपको और भी बताते हुए खुशी हुई कि उनमें से कितनी औरतों ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। वाह, ये इसका कुछ आपके पास डेटा है? एग्जैक्टली आप जब आओ मेरे ऑफिस में आप ले लीजिए, ग्रेट, ये सच में दिखाने जैसा है कि ये दिखाया गया है। हमने देवा भाई को थैंक्स बोला है गोरेगांव जाके, ओके हमने मीर भाई को थैंक्स बोला हुआ है। एक साथ 2-2 हजार की औरतों का भीड़ लेके गई हूँ मैं, और मैंने थैंक्स बोला है। बाकायदा लोगों, मतलब ऑपोजिशन इतना कुछ बोला लाड़की बहन का बंद हो जाएगा, ये इलेक्शन तक है, पर नहीं बंद हुआ। खासदारी भी हो गई, आमदारी भी हो गई, उसके बाद भी आज भी आ रहे। ओके देखिए क्राइटेरिया, अभी एक और पॉइंट निकाला कि अब बता रहे आप, जिस दिन फॉर्म भरा गया था उसी दिन क्राइटेरिया बता दिया गया था कि जिनके घर 4 व्हीलर कार है उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये बात पहले ही जिनके घर पे जो पेंशन आती है, जरूरतमंद है उनको ही पर मिलना चाहिए। जरूरतमंद वालों का बंद नहीं हुआ है नहीं साईं। हुआ है बंद। आज भी फेक न्यूज आ रही है कि 5 लाखों का बंद हो गया। वो उन लोगों का बंद हुआ जिनको जरूरत नहीं थी, बट जिनको जरूरत है उनका पैसा बराबर आगे भी आता रहेगा। जब तक हमारे देवेंद्र भाई है मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ 3 सरकारें चल रही हैं साथ में, तो वो हिसाब से वो पैसा आता रहेगा। तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे अभी बिजनेस चालू किया तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, यू आर पर्सनली एन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमेन हो, तो जो अभी नए नए बिजनेस में आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह से आपको टिकाई रहना है, शुरू करना है, कैसे आप उनको गाइड करोगे? बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, ओके बिजनेस के लिए दिमाग और जिगरा चाहिए बस। आप कोई भी बिजनेस करो, अगर आप में जिगरा है और खुद वो चीज करने की ताकत रखते हो कि अगर आपका जो भी हेल्पर बोलिए या फ्रेंड बोलिए या आप जो जिनको भी काम पे रख रहे वो नहीं भी है, तो आप में वो क्षमता रहनी चाहिए कि अगर वो काम आधे घंटे में कर रहा था तो अब मुझे वो काम 15 मिनट में करना पड़ेगा। 15 मिनट में करना पड़ेगा। और सच में साई में बोलती हूँ कि बिजनेस अगर मुझे आप पूछेंगे ना तो मैं आपको एक ही बोलूंगी, बिजनेस जितना इजी काम कोई नहीं, इवन पढ़ाई नहीं है। बिजनेस इज द इजीएस्ट वे। ओके अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए और बिजनेस करना है तो वो सबसे सीधा और सादा काम है मेरे लिए, बहुत इजी। ओके आपको 8 घंटा देना है सुबह से, एक ही जगह पे बैठ के 5 साल। आपके पास जितना आ रहा है उसमें सिर्फ आपको 20% खर्चा करना है, 80% बचाना है। तीसरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं होती, जिगर और दिमाग की जरूरत। ये जो 8 घंटे का बोला ना आपने अच्छे से क्लैरिफाई किया, इजी है, पर इजी कैसे है? तो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू स्पेंड 5 साल आपको वहाँ देने हैं। बट जो लोग बोलते हैं कि पैसे की जरूरत है या मेरी सिचुएशंस का प्रॉब्लम है, ये सब एक्सक्यूजेस है। दिस वाज वेरी, मतलब मुझे तो सच में बोलूं, मुझे ऐसा सब लगता है कि ये सब चीजों के एक्सक्यूज है। अगर इंसान को करना रहेगा ना, मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आज भी बोलती हूँ, मैं वही एग्जाम्पल देती हूँ जो मैं खुद कर सकती हूँ। मैं खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ, तो मैं सभी को एक ही बात बोलूंगी कि अरे जो औरत ने अपने घर का काम किया विदाउट मेड, 2 बच्चे पाले, अपने हस्बैंड के बिजनेस में काम किया, पढ़ाई की और अपने से 10 साल छोटे बच्चों को लेके बुक्स कंप्लीट की, अपनी प्रोजेक्ट्स किए, हर चीज की है, तो दुनिया में से कोई चीज नहीं है साई जो एक औरत नहीं कर सकती है। और बिजनेस तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ माइंड गेम है, सिर्फ माइंड गेम है। आपको आपकी आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए बस। ग्रेट, मतलब यही जरूरत है आज के यूथ को और वुमेन्स को, एवरीवन टू अंडरस्टैंड
कि आपको जब खुद के पैरों पे खड़ा होना है, सपने बड़े अरे हैं। एक चीज है ना साहिल, आज की तारीख में बच्चे 25 साल के बाद सोचते हैं। मैं आपको बोलूं, माँ बाप ने सीधा 18 साल के बाद छोड़ देना चाहिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम में हम क्यों नहीं ला सकते? ये एजुकेशन सिस्टम आ रहा है साहिल, हमारा नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्यों हम, मतलब ये तो मेरा भी दर्द है कि मैं उस सिस्टम में, अब ये तो अभी से 2019 में से कुछ चालू हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है। देखिए साहिल, क्या हो गया पता, कुछ तो गलतियां हमारे पेरेंट्स की भी है, ओके। इसको मान लीजिए। हमारा जनरेशन, जैसे अभी आप लोग बोलते जेनजी, तो मेरी एज वालों को आप लोग बोलते बूमर। तो हमारे टाइम पे कैसा था, अगर टीचर ने मारा तो हम जाके कंप्लेन नहीं करते थे, सहन करते थे। हम जाके कंप्लेन नहीं, हमारे पेरेंट्स जाके कंप्लेन नहीं करते थे ओके। कि आपने मारा क्यों। हम रीजन पूछते थे कि आपने मारा क्यों, और जब हमारे पेरेंट्स को बताया गया था कि इसने ऐसा किया, तो हम अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं। आजकल तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। आपको पता है साहिल, एंजाइटिया, डिप्रेशन, ये वर्ड सब मैंने अभी सुने हैं। ये वर्ड्स मैंने अभी सुने। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों से कम मिलते हो। सो ट्रू। पहले हम बच्चों को बोलते थे आप जाओ बाहर खेलो, मतलब बाहर से लेके आते थे, शाम हो जाती थी, घर आओ। आज हम बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं, हम क्लासेस के पैसे डाल रहे हैं कि अपने बच्चों को मैं 2 घंटा फुटबॉल खिलाऊं, मेरे बच्चों को मैं बाहर जाके बैडमिंटन खिलाऊं। और हमारे पेरेंट्स जब वैकेशन होते थे ना, तो रात को ये बोल के, मतलब 7:30 के पहले घर आ जाना, अंधेरा होने के पहले। तो ये जो चीजें हुई है ना, ये कुछ चीजें सोशल मीडिया बोलिए या ये मोबाइल बोलिए, ये सब चीजों ने खराब भी किया है जनरेशन। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है कि आज खेल कूद के लिए बोलना पड़ता है। यूजुअली हमारे टाइम में तो हम तो मौका ढूंढते थे कि कब खेलने मिले। और आज बच्चों को पनिशमेंट देने के हिसाब से बोलती है माएं कि तू अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे बाहर भेजूंगी। और हम लोग तो ऐसे बोलते थे हम बाहर ही रहे। और मैं तो आपको बताऊं, मेरे क्लास में, पता नहीं अभी देखेंगे मेरे क्लासमेट तो भी हंसेंगे कि ऑलमोस्ट टाइम में तो क्लास के बाहर ही खड़ी रहती थी। आई एम द लास्ट बेंच स्टूडेंट। आप सुनोगे तो हंसोगे कि मुझे 10th में 49% आई है। तो फिर नंबर गेम इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बिल्ड योर लाइफ। पढ़ने के मतलब, मैं अभी आपके ब्रॉडकास्ट अगर बच्चे भी देखेंगे तो आप आपके बच्चों को कभी भी नंबर्स के ऊपर जज मत करो। सो ट्रू। सीरियस मोड पे मैं बोलती हूँ आपको, मत करो। क्योंकि मैंने देखा है कि 89, 98 वाले भी बच्चे घर बैठे। मैंने देखा है बच्चे 3-3 साल MBA हुए बच्चे घर बैठे। मैंने आंखों से देखा है CEO के बच्चा घर पे बैठा है। और मैंने वही बच्चा देखा है 12th किया हुआ, जो अपने मम्मी डैडी के साथ शोल्डर टू शोल्डर बिजनेस में घुस चुका है। सो ट्रू। और विरासत से मिली हुई कमाई, ये जो यंग जनरेशन बोलते हैं ना कि हमें तो पीछे से मिलना चाहिए था। आपको पता है या नहीं पता नहीं, अब आ रही है शादी अडानी जी के बेटे की। अडानी इज अ फैमिली फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। तो आप सोचिए, जब फर्स्ट जनरेशन वाले की बेटे की शादी में इतना खर्चा होने वाला है, सोशल मीडिया पे आ चुका है, तो हम क्यों नहीं सोचते कि वो कमाई हम क्यों नहीं कर सकते? क्या उन्होंने कोई अलग कॉलेज से पढ़ाई ली है? मुझे तो लगता नहीं ली होगी। नहीं लिए। ऑफ कोर्स। ट्रेनों में, लोकल ट्रेन में सफर करने वाले लोग हैं उनकी जो यहाँ कहानी तक तो मुंबई पहुंचे। में डायमंड मार्केट में वो वहां पे जाके कुछ छोटा सा वहां पे काम करते थे किसी दुकान पे। और यही अगर आज आप यंग जनरेशन को, मैं बोली साई, आप बिजनेस के हिसाब से अगर यंग जनरेशन को जितना हो सकेगा आप समझाइए। सो ट्रू। कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है। बाहर की कंपनियां आके यहाँ पर कंपनियां डाल दी, और हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि जो लोग इंडिया में बच्चे जिन्हें बाहर पढ़ने जाना है, वो बाहर जाके लोन लेके माँ बाप का सारा पैसा डाल के बाहर जाते पढ़ने के लिए। वहां उनको सारे दुकानों में काम करना है, गाड़ियां धोनी है, हर छोटे छोटे काम करने हैं अपना लोन भरने के लिए। बट वो अगर उन्हें यहाँ करने बोलो, यहाँ कुछ सीख के पैसे कमाने बोलो साहिल, तो आप दुनिया की करो। बात मत कीजिए। मेरी बेटी, ओके। मेरी खुद की बेटी, मैंने 17 साल में उसको बाहर भेजा है। शी इज इन कैनेडा ना, लास्ट 6 years हो गए वो कनाडा में। उसने वहां सब काम किया, बट वो यहाँ अगर मैं उसको बोलूंगी, शी विल नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमने माइंडसेट वो कर दिया है। दैट इज रॉन्ग मुझे लगता 15,000 के लिए लड़के सुबह जा रहे हैं 9 बजे, शाम को आ रहे हैं 9 बजे। बट अगर वो ही हम बोले कहीं धंधा डाल, तो वो बच्चे बोलते मैं क्या ही धंधा करूंगा।
और फिर आप बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों में वो क्षमता नहीं रही है, इसीलिए बाहर के लोगों को आके काम करना पड़ता है। सो कमिंग बैक टू बहुत यूथ सेंट्रिक हो गया, पर बेसिकली ये पॉडकास्ट तो मैंने आपको भी पता है तब भी कहा था कि ये पॉडकास्ट शुरू करने का कारण ही है कि यूथ को अब हम मुझे मोटिवेट ऐसा लग रहा करें। है तो पॉलिटिशियन मेरे को कम डालेगा, बिजनेस मोटिवेशनल ज्यादा डालेंगे। बिकॉज दैट आपका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो यूथ के लिए भी है, वुमेन्स के लिए भी है, सबके लिए। एंड आई थिंक पॉलिटिशियंस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल कि सबको मोटिवेट करके इनको सही दिशा कैसी देनी है उसके लिए पॉलिटिशियन होने चाहिए, ना कि गाड़ियों में बैठ के घूमने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो अब हम आते हैं कि क्लीनलीनेस के लिए। स्वच्छ भारत अभियान तो इतना बड़ा ड्राइव है, मोदी जी हम हर साल गांधी जयंती के दिन भी करते हैं, रोज करने बोलते हैं। पर अभी आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके वार्ड में आपका क्या विजन में आप काम कर रहे हो, उसको किस तरह से डे टू डे बेसिस पे कर रहे हो? व्हाट इज दैट प्रोसेस यू हैव सेट? प्रोसेस अभी तो मैंने बोला ना, बीएमसी के लोगों का भी थोड़ा सा अभी ये आए हमारे हाथ में, मतलब हमारी सरकार के हाथ में है, तो यहाँ पर तो अभी वही सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दे दिया गया है। ओके। लोगों की परमानेंट जॉब है बट वो किसी को भी भेज रहे हैं। ये सब करप्शन हुआ है। ये ओके। जो भी हुआ है ना, ये सब 25 साल का इनकी सरकार का करप्शन है। अब ये हटाने में फिर वही होगा ना, जिस तरीके से मोदी जी ने सभी बैंकों को टाइट किया है, सब सेक्टर को टाइट किया है प्राइवेटाइजेशन करके, वैसा ही कुछ तो होगा, वही Okay. सोच के चल रहे हैं। ओके। और ये है कि कुछ कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव के पास आने के बाद में भी चेंज हुई है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें चेंज हुई है, और अब जो भी है वो इलेक्शंस के बाद ही डिसाइड होगा डिसाइड होगा कि आगे कैसे करना है। कैसे करना है। सो ये जो पानी का इशू है, जो मैंने पहले भी उठाया था, तो उस पर हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। पानी का जो इशू मुंबई में अभी भी हो रहा है, वो कैसे सॉल्व होगा? कैसे सबको घर घर, मतलब मोदी जी का आज भी पार्लियामेंट में जो उन्होंने कहा है हम हर घर जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पर जब अब मुंबई जैसे शहर में पानी पहुंचाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो फिर गांव खेड़े इतने छोटे छोटे गली में कैसे पहुंचेगा? मैं फिर बोलूंगी कि मैं सिर्फ मेरे विभाग की बात करूंगी, और मेरे Okay. विभाग में मुझे बोलते हुए इतनी खुशी होती है साहिल, आप ऊपर जाएंगे ना तो अमर नगर से लेके हनुमानपाड़ा तक ओके। मीर भाई ने 40 करोड़ रुपए का पाइपलाइन पास करवाया, जो कि कम से कम 15,000 झोपड़ों को पानी जाएगा। क्या हो रहा था, सब लाइनें नीचे थी, नीचे से पानी ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो अब वो आएगा ऊपर से, ओके। तो सब जगह पहुंचेगा। अभी आपको क्या लगता है, जैसे आज का इलेक्शन देखो, दिल्ली भी अभी 27 ईयर्स के बाद बीजेपी जीत रही है, महाराष्ट्र जीत चुकी है, हरियाणा जीत चुकी है, मुंबई पे किसका परचम लहराएगा? व्हाट यू थिंक? सिर्फ पार्टी वाइज मत सोचना, थिंक अबाउट। मायावती सरकार जो हमारी है वही सरकार आएगी, क्योंकि एकनाथ भाई का भी काम बहुत अच्छा है। देवेंद्र भाई के साथ तो काम करके आपको मैं बताऊं कि मैं सोचती हूँ मेरी नसीब है। क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या है मुंबई जीतने का? महायुति का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? अभी हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, बावनकुळे जी, उन्होंने बोला है कि जो 500 लोगों के बीच में एक SCO बनाने वाले हैं, और उनके हाथ में 13 पावर देने वाले हैं। ओके। 13 टाइप के पावर देंगे। ओके। तो वो 13 टाइप के पावर क्या क्या देते हैं वो अभी अपने को थोड़े दिन में पता चल जाएगा, अच्छा। मे बी 1 वीक या 2 वीक में। ओके। तो वो हिसाब से जब वो काम करे, तो आप सोचिए कि 500 लोगों में एक बंदा काम करेगा, सो मतलब और लोगों की प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अभी तो देखिए साहिल जी, ऑलमोस्ट सभी की प्रॉब्लम बहुत, पहले हमारा पावर कट होता था, 2-2 3-3 घंटे लगते थे, अभी आप खुद का ही देख लेना कि अपना आधे घंटे में आपको पावर आ जाता। देयर इज नो इशू ऑफ दैट इन मुंबई में, तो बेसिकली नहीं, बाहर तो अभी भी चल रहा है काम, बट मुंबई में तो नहीं है बेसिकली। देखिए वही बात हो गई ना, इतने सालों से गुलामी के नीचे रखा था अंग्रेजों के बाद भी, तो अब हाथ में आया है और निस्वार्थ लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी हो गए, अमित शाह भाई सब हो गए, योगी जी हो गए, तो ये सब लोगों के हाथ के नीचे का। और महाराष्ट्र में तो देवेंद्र भाई जैसे, जो कि मतलब बचपन से, जिन्होंने अपना स्कूल इंदिरा गांधी के नाम पे था तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो आप सोचिए, तो वैसे इंसान के हाथ में महाराष्ट्र आया है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि हर इंसान को
जो हिसाब से बच्चा पैदा हुआ और जो हिसाब से उसने सपने देखे वो उसके पूरे होने चाहिए। आज जैसे देख रहे हैं हम नेशनल लेवल पे कि हर इलेक्शंस बीजेपी जीत रही है, बट क्यों लोकसभा के इलेक्शंस में जो 400 पार का जो विजन रखा था वो मोदी जी पूरा नहीं कर पाए? उसमें हमारी गलतियां हुई है। क्या इश्यूज हुए उसमें? एक तो इशू ये हो गया कि जो कार्यकर्ता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, 400 पार हो गया। क्योंकि हम जितना देख रहे थे मोदी जी बहुत काम कर रहे थे। बहुत काम, लेकिन मैंने आपको बताया ना साहिल, आपकी मम्मी काम कर रही है पूरी शादी में और बाकी के रिश्तेदार नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ना। तो अगर आपकी बुआ काम नहीं कर रही है, चाचा काम नहीं कर रहा, तो वो शादी वैसे सक्सेसफुल होगी क्या जैसे आपने सोचा था? काम तो सभी को करना था ना, पर सबने किया नहीं। और अभी एक चीज और आई है कि कितने लोगों के इलेक्शन कार्ड बने नहीं थे, और जब हमको पता चला वोट जिहाद चला है मानपुर में, जो कि किरीट भाई ने निकाला है, उसका बाकायदा पूरा डेटा निकाला है, तो वो डेटा के हिसाब से हमने उसी रफ्तार से, उसी तेजी से हमने मुलुंड में, भांडुप में, विक्रोली में, कांजूर में, हर जगह पे अपना ड्राइव स्टार्ट किया, न्यू वोटर आईडी ड्राइव। हमने ये नहीं देखा कि वो कौन से रिलीजन का क्या, हमने सिर्फ ये देखा कि हमको नए वोटर्स क्यों नहीं आए, क्यों हमारे पास नहीं थे और वो साइड क्यों थे। तो पता चला कि अभी हमारे वोटर बढ़ गए। अब उनमें भी इनको तकलीफ हो गई है। जब इन्होंने एमपी जीता, जब भी मशीन कुछ खराब नहीं थी, सब बराबर, जब भी परफेक्ट थी। जैसे एमएलए हम जीते तो आज मशीन में घपला हो गया, चिल्लम पुकार उसका चलो। और अभी पता चला है वो कोई है ऑपोजिशन वाले हमारे मुलुंड के, उनका स्टार्ट हो गया नया चीज कि ऐसे कैसे इतने वोटर्स बढ़ गए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ की होगी अचानक से कैसे। अरे वोटर आईडी बने हुए लोगों के घर आते हैं, किसी के पर्सनल ऑफिस में नहीं जाते हैं। आपको पता है या नहीं पता साई, मुझे तो ऑरेंज दुपट्टा डाल के वोट नहीं देने दिया है। आप ये बिलीव करोगे, इलेक्शन वाले दिन जब मैंने ऑरेंज दुपट्टा डाला हुआ था तो मुझे वोटिंग देने नहीं दिया। क्यों? आप आपके हिजाब में जाके वोट दे सकते हो, मैं मेरे भगवे दुपट्टे में क्यों वोट नहीं दी हूँ? बट तभी तो मतलब यूजुअली तो बीजेपी का ही पावर है, तो ये सब क्यों हो रहा था? मतलब ये सिक्योरिटी में क्यों? यही बात मैं बोली ना कि हमारे लोग, जो हमारे नेता हैं, वो उनका क्या है, शांति से हमने चिल्लम पुकारने की, और यही आप हिजाब वाली को बोल दो कि आप हिजाब उतार के इलेक्शन वोट देने जाओ। ओके। मेरी वीडियो आई है, मुझे ऑरेंज दुपट्टा पहन के वोट करने नहीं दिया गया है, तो आप क्या बोलोगे? तो गलत है, ऑफ कोर्स गलत है। अब तो नया आएगा, सर्टिफिकेट्स बने, बर्थ सर्टिफिकेट्स बने हुए मानपुर में, बांग्लादेशियों को सिटीजनशिप दिलाई गई है, ये सब हुआ है। तो ये सब को रोका कैसे जा सकता है? हाउ वी कैन? किरीट भाई काम कर रहे हैं ना, हमारे किरीट भाई ये सब चीजों पे काम कर रहे हैं। ओके। बाकायदा मानपुर में एक बंदा नकली साइन करके, मीर भाई की नकली साइन करके दे रहा था आधार कार्ड बनाने। आधार कार्ड ऑफिस से मीर भाई को फोन आया कि ये साइन आपकी नहीं लग रही है, हमने एफआईआर की हुई है। फ्रॉड चल रहा है मतलब ये सब फ्रॉड हो रहा है। आप बताइए, एक सिंपल बात बोलिए, क्या आपके क्लास में या आपके बूथ में आपको एक वोट नहीं मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा। मानपुर में हमारे पास 4 बूथ है जिनमें एक वोट सिंगल बीजेपी को नहीं मिला है। ये वोट जिहाद हुआ है। ठीक है। अभी नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं। सो अभी इसको कैसे बाहर निकाला जाए? एनीथिंग किरीट भाई निकाल दे सब एक एक। सो बेसिकली आपको क्या लगता है कब तक हम मुंबई करों को वेट करना पड़ेगा मुंबई इलेक्शंस के लिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जो बेसिक इश्यूज हैं हर चीज़ के लिए? मतलब एमएलए कम्स फॉर द रोड्स या बड़े बड़े जो काम होते हैं, एमपी तो उससे भी नेशनल लेवल पे काम होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है उसके लिए तो हमें कॉर्पोरेटर के पास जाना बहुत ईजी लगता है, बिकॉज बड़ा वार्ड होता है। मतलब एमएलए का बहुत बड़ी जगह होती है, एक इंसान होता है, बट कॉर्पोरेटर्स डिवाइडेड होते हैं। सो कब हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा? मुंबई करो को पर्सनल वार्ड्स पे उनका रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा? आपको क्या लगता है? अभी मेरे को लगता है जिस तरीके से 500 में एक चुना जा रहा है, वो भी कोई नगर सेवक से कम नहीं होगा जिसके पास 13 पावर होगा। दैट वुड बी बीजेपी का सेटअप, राइट? दैट वुड नॉट इलेक्टेड सेटअप। अब बचा ही कौन है?
इलेक्टेड सेटअप का मैं बात कर रहा हूँ। अभी बचा ही कौन है? मैं आपको वही क्वेश्चन कर रही हूँ कि अब बचा ही कौन है? थोड़े दिन रुकिए, अभी बहुत सारे खेल चालू होने वाले हैं। अब और एमपीज आ रहे हैं थोड़े दिन में, आपको मिल जाएगी न्यूज। ओके, ग्रेट। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका क्या मैसेज होगा मुंबईकरों की? मुंबईकरों को किस माइंडसेट से वोटिंग के लिए जाना चाहिए जब भी होगा, या किस तरह से उन्हें अपने, आज इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो एमएलएज और एमपीज तक किस तरह पहुंचना चाहिए? क्या माइंडसेट से मुंबईकरों को वेट करना चाहिए? मतलब ये सोचना की हर एक, तुमचं प्रत्येक मत तुमच्या देशासाठी आहे. ऑफकोर्स त्या ठिकाणी तुम्ही हिंदू आहे हे तर आपल्याला आठवण ठेवायचंच आहे. आणि दुसरं आपल्याला काय आठवण ठेवायचं आहे की माझा एक मत हा माझ्या देशासाठी आहे. कजा ते तुम्ही हे विचार करणार की तो गुजराती आहे, ती पंजाबी आहे, ती सिंधी आहे, हे विचार न करता हे विचार करायचंय की आपण जो मत देतोय ते आपल्या पंतप्रधान मोदीजींना जातोय. हे विचार करूनच आपण जर पुढे गेले तरच हा मुंबईचं सौभाग्य असेल की ह्या टायमाला मुंबईमध्ये मुंबईमध्ये महानगरपालिका म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचाच आपल्याला जिंकूचं ते काय म्हणतात तुम्ही, आपलाच झेंडा, आपलाच परचम. मला एवढं चांगलं वाटतं की तुम्ही मराठीत बोलताय, आणि आय थिंक सगळ्या मुंबईकरांना आणि महाराष्ट्रामध्ये जी राहायला येतात, बाहेरून येतात, मला असं वाटतं सगळ्यांनी मराठी शिकली पाहिजे, आणि एवढं सुंदर तुम्ही मराठी आणि बोलताय. माझा जन्मच मराठी जोगेश्वरीला झालाय. अच्छा. पण आता काय झालं, खूप दिवस झाले ना की मी बोलते, लोकांबरोबर बोलते, पण असं पॉडकास्ट वगैरे मध्ये बोलायला काही शब्द खाली वर झाले नो तर वरीज, ते पण तुम्ही खूप सुंदर मराठी बोललात, आणि मला असं वाटतं मराठी माणसं या मुंबईकर या महाराष्ट्रामध्ये, आणि मराठी माणसाला सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे, हा महाराष्ट्र आपला आहे. आपली मराठी मातृभाषा, ज्या हिशोबाने पंतप्रधान मोदीजींनी आपल्याला सगळ्यात कौतुकचं वस्तू दिलंय की आपल्या महाराष्ट्राला, आपली मराठीला आज सगळ्यात जास्त अभिजात भाषा म्हणून घेतलंय. तर त्या दर्जाला असं ह्याच उत्साहातून पुढपर्यंत घेऊन जावा, आणि प्रत्येक मराठी युवाने आपला हा धंदा, आपला व्यवसाय स्वतःचा उभे करून आपलं नाव पुढपर्यंत घेऊन जाऊ. थैंक यू सो मच दर्जी जी, एंड थैंक यू सो मच, तुम्हें आज आवाज पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी वाइट बातें हुई, मुंबई सेंट्रिक भी हुई, पर हमने देश की बातें की एज यूजुअल. जब टू नेशनलिस्ट पीपल सिट टुगेदर, देश की बात तो होगी, बट हम बहुत आशा से इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई इलेक्शन जल्दी हो और आपको भी टिकट मिले, और तब भी हम आपके साथ ऐसे ही बात करें, आपके प्रॉपर कैलकुलेटेड, एनी टाइम आ सकते मेरे पास. डेफिनेटली. मतलब आपके, मैं ये भी कहना चाहूंगा मेरे पॉडकास्ट में, थैंक यू सो मच दलजीत जी. आपके पॉडकास्ट के बाद जो मुझे सक्सेस बोलो है, छोटी सी चीज, पर सक्सेस तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर शुरुआत हो गई है मेरे पॉडकास्ट की. छोटी शुरुआत से ही आप बड़ी शुरुआत तक जाएंगे. टचवुड. आप, मैंने सिर्फ 3 साल काम मेहनत किया. कर रहा हूँ दलजीत जी. साहिल, मैंने 3 साल में पंतप्रधान मोदी जी से मिल के आई हूँ. मतलब आप सोचिए, मेरे लिए वो छोटा क्षण नहीं था. ओके, ग्रेट. एक छोटे कार्यकर्ता जिसका नाम भी उनको पता नहीं है, कभी सोचा भी नहीं था, आप उनको रिसीव करने जाते हो. इट वॉज नॉट स्मॉल थिंग, और वो सिर्फ आपके काम पे. तो आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, नेक नियत रखिए, मेहनत कीजिए. आपसे अगर अच्छा होता है तो आप खड़े रहिए, अगर आपसे वहां अच्छा नहीं होता तो किसी का खराब होते हुए खड़े मत रहिए, वहां से आप हट जाइए. सो ट्रू. ये एक मैं आपको क्या बोल, की ऑफ सक्सेस दे देती की हूँ. ऑफ सक्सेस, राइट. अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, नहीं कर सकते तो बुरा कभी ना सोचो. मत सोचो, So क्योंकि बुरे के साथ हमेशा सब बुरा ही होता है. सो ट्रू. सो इसी बात पे मैं, दलजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, कमिंग ऑन Zain. पॉजिटिव टॉक्स. Thank you, और sir. ऐसे ही जो यूथ की आवाज है या जनता की आवाज है, लोगों की आवाज है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप अपने व्यूज और आपके काम के साथ उसे जवाब देते रहिए. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन.